हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की हिंदी साहित्य का जो 5वां चैप्टर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वाला जो चैप्टर है सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखा हुआ, इसके प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। कंप्लीट प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर दीजिए। सबसे पहले अपन वो प्रश्न करेंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। उसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस अध्याय से, वो सारे प्रश्न अपन हल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्योतिबा फुले का नाम जो था ना, वो समाज सुधारकों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया था। हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो आपने अच्छी तरह से याद होगा कि वो जो समाज सुधारकों की सूची बनाने वाले जो लोग थे, उसमें उच्च वर्गीय समाज के लोग थे। इसके अलावा भी कई सारे कारण थे। तो देखेंगे कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब वो ऊंचे समाज के लोग थे जिन्होंने ये सूची बनाई थी, और वो कभी नहीं चाहते थे कि इसमें ज्योतिबा फुले का नाम शामिल हो, जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे। क्योंकि उच्च वर्गीय लोगों के जो अधिकार, उनकी जो स्थिति थी, उसका लगातार ज्योतिबा फुले ने विरोध किया था। और यही कारण था कि उन लोगों ने इनका नाम, ज्योतिबा फुले का नाम, उस सूची में शुमार नहीं किया। वे हमेशा समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। ज्योतिबा फुले वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे, है ना। ज्योतिबा फुले की यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने हमेशा समाज में जो आडंबर थे, जो कुरीतियाँ थी, जो रूढ़ियाँ थी, उनका विरोध किया था। उन्होंने ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती दी थी। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे, और ये सारी बातें जो है वो उच्च वर्गीय लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता, अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप तर्क सहित उत्तर दीजिए, तो आपको तर्क देना है कि अगर उन्हें समाज सुधारकों की सूची में शामिल कर लिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते थे, वे समाज का सुधार नहीं चाहते थे। वो अपनी स्थिति को लगातार इसी तरीके से जो है वो ऊंची बनाए रखना चाहते थे, और वो बाकी जो निम्न वर्गीय लोग थे उनको उसी तरीके से अंधेरे में रखना चाहते थे। अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम न रख करके उनके कार्यों को दबाने का प्रयास किया। तो ये था पहला प्रश्न। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों रचे। ये क्लास 11th की हिंदी साहित्य का जो 5वां चैप्टर है महात्मा ज्योतिबा फुले, उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और ऐसा क्यों किया उन लोगों ने। तो देखेंगे आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे इस तरीके से आपको पॉइंट बना करके कि शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे थे। पहला, 5 समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया क्योंकि वो हमेशा इनको नीचा दिखाना चाहते थे। हमेशा वो जो है वो इन लोगों से दूर रखना चाहते थे। दूसरा था, वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था का द्वारा दलितों का शोषण किया गया। गरीबों से कर के रूप में प्राप्त धन उच्च वर्गीय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता था। तो गरीबों से तो कर लिया जाता था, और जो कर लिया जाता था उसका खर्च जो है वो उच्च वर्गीय जो लोग थे उन पर किया जाता था। वो निम्न वर्गीय लोगों को हमेशा जो है वो शिक्षा से दूर रखना चाहते थे। स्त्रियां अपने अधिकारों के लिए आवाज न उठाए, इसलिए स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। शुरू से ही भारतीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान रहा है, और विशेष करके प्राचीन समय में तो जो है स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। और इसका कारण ये था कि अगर स्त्रियां शिक्षित हो गई तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएगी। अगर बात करते हैं नेक्स्ट, सावित्री बाई फुले जब पढ़ाने जाती थी तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, जो उच्च वर्गीय लोग थे वो मार्ग में उन्हें जो है वो लोग गालियाँ देते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, उन पर थूकते थे, उन पर गोबर फेंकते थे, और उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। जब इस तरीके से स्थितियाँ उनके खिलाफ जाती रही तो यहाँ तक कि महात्मा ज्योतिबा फुले के परिवार ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को परिवार से अलग कर दिया था। उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े अटकाए गए, और वे ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के मिशन को विफल करना चाहते थे। लेकिन काफ़ी हद तक जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अपने कार्य में सफल हुए।
और सावित्रीबाई फुले जो है वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में भी जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से वहाँ पे कुछ जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले किस परिवार को आदर्श परिवार मानते थे। तो आपको ये बताना है कि आदर्श परिवार उनका वो जो आदर्श परिवार जिस परिवार को मानते थे वो आपके विचारों से कहाँ तक मेल खाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके पक्ष में बात करेंगे कि आदर्श परिवार की यह सुंदर कल्पना है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने दी है। यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग समान बन जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था ना कि घर का प्रत्येक सदस्य अलग अलग धर्मों को मानने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन पक्ष में तर्क ये दे सकते हैं कि यदि हर धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा, क्योंकि फिर जो धार्मिक वैमनस्यता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आगे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार की जो है वो कटुता नहीं होगी उन लोगों के बीच में। सभी धर्मों को मानने वाले साथ होंगे और मतभेद की स्थिति आएगी ही नहीं। इस तरह परिवार ही नहीं समाज और देश एकजुट हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर धर्म के संस्कार बच्चे को एक ही स्थान पर मिला करेंगे। इससे धार्मिक सहिष्णुता बढ़ेगी और असहिष्णुता समाप्त हो जाएगी। एक प्रकार से फिर तो ये ऐसा हो जाएगा कि पूरा विश्व ही जो है वो एक परिवार बन जाएगा। ये मानवतावाद की परिभाषा इन्होंने इस तरीके से परिवार की एक परिभाषा दी है। अगर हम इसके विपक्ष में बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों से और मेरे आदर्श परिवार से मेल नहीं खाता है। मैं परिवार को धर्म के रूप में नहीं मानता हूँ। ज्योतिबा फुले द्वारा जो आदर्श परिवार की कल्पना की गई है वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई है, लेकिन हर परिवार में ऐसा करना संभव नहीं है। परिवार में विद्यमान लोगों में आपसी प्रेम, एकता, आपसी समन्वय की भावना, परिस्थितियों में दृढ़ता का भाव इत्यादि होना आवश्यक है। यदि किसी परिवार के मध्य ये नहीं है तो वह आदर्श परिवार नहीं कहला सकता है। परिवार का आदर्श रूप अलग अलग धर्म को मानने में नहीं, हर प्रकार की परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहने में और एक दूसरे को समझने में है। तो इस तरीके से आप पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ वही आप लोग माने, आप अपने हिसाब से भी अपने मत दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। स्त्री समानता की अगर बात करें, है ना, तो सबसे पहले तो स्त्री की शिक्षा के बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। पहला है, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। अगला है, लिखना है पॉइंट नंबर 2 कि स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। तीसरा लिखेंगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस पॉइंट को आप सबसे पहले लिखेंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे कि जिस तरीके से पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और जितने अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं उतने अवसर स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आगे आप लिखेंगे कि विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए और ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो, पति पत्नी के, हस्बैंड वाइफ के, है ना, दूल्हा दुल्हन के। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का या पुरुष प्रधान स्थिति बने। ऐसी कोई भी बात वहाँ पे नहीं बोली जानी चाहिए। तो स्त्री समानता को बढ़ावा देने के लिए या उसे प्रतिष्ठित करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा दिए गए कुछ विचार जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप से लिखिए। तो देखिए, हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे स्थिति हमने देखी थी कि जब वो एक छोटी बालिका थी तब से लेकर के उनकी शादी होना और उसके बाद तक की स्थिति के बारे में वहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए। पहला पॉइंट लिखना है कि उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फुले ने मराठी और अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। नंबर 2 लिखना है कि उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई उस पुस्तक को पढ़ा। आपको याद होगा कि एक वो जो मिशनरीज जो लोग थे उन्होंने एक बार मेले से आते वक्त रास्ते में उन्हें दी थी और वो पुस्तक उनके पिता ने कूड़े में फेंक दी थी, जिसको उन्होंने छुपा करके अपने घर में रखा था और विवाह के बाद वो जब अपने ससुराल लाई तो उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा था।
अगला आपको लिखना है कि अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। भारत का पहला बालिका विद्यालय जो है वो इन्होंने स्थापित किया था और इसीलिए जो है ये पहली महिला शिक्षिका जो है वो भारत की मानी जाती हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कि विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास और ससुर ने घर से निकाल दिया। इसके बाद तो उन्होंने शूद्र जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इन सभी बातों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में लाया था। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर के आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। अब देखिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर के मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए काम करना चाहूँगा। अब भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ स्त्रियों की शिक्षा शोचनीय है, बहुत ही दयनीय स्थिति है बालिका शिक्षा की। उन्हें अब भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः वहाँ पर जाकर उन्हें शिक्षा दिलवाना चाहूँगा। इस तरह समाज में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाऊँगा और उनके जीवन को प्रेरित करना चाहूंगा या चाहूंगी। तो इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं और भी कई सारी चीजें आप अपने स्तर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, समाज में फूले दंपति यानी महात्मा ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले द्वारा किए गए समाज सुधार कार्यों का किस तरह विरोध हुआ था। अब समाज में इनके द्वारा किए गए कार्यों का बहुत जो है वो भयानक तरीके से लोगों ने विरोध किया था और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो लिखना है कि समाज में फूले दंपति द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित तरीके से विरोध हुआ था। उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। सबसे पहले तो उन लोगों ने जो उच्च वर्गीय लोग थे उन्होंने जो है इस तरीके की परिस्थितियां पैदा करी कि भाई वो अपने आप मान जाए या अपने काम से हट जाए, लेकिन जब वो नहीं हटे तो उनके परिवार पर दबाव बनाया और परिवार से इनको अलग किया, उनके समाज से उनको अलग करवाया। दूसरा लिखना है कि उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती थी, उन पर थूका जाता था, उन पर गोबर फेंका जाता था और कई बार तो उनके साथ बेइज्जती की जाती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का जो दाम्पत्य जीवन था वो वर्तमान पीढ़ी को कैसे प्रेरणा प्रदान करता है, ये आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं। पति पत्नी में हर एक छोटी मामूली सी बात पर विवाद उत्पन्न हो जाता है और साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना रिश्तों की मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को देखते हैं, उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के विभिन्न षड्यंत्रों के बावजूद साथ में मिलकर के काम किया और वो भी समाज हित में काम किया, महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम जो वो इन्होंने किया था। एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए। एक दूसरे की कमी को बताने के स्थान पर उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से जो है वो अगर जीवन जिया जाए तो दोनों जो है वो आराम से खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। 9वां प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया और क्यों किया। तो आप लिखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमारे ब्राह्मण समाज में व्याप्त रूढ़िवादी सोच और स्वयं श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया था। उन्होंने जो दलित और कमजोर वर्ग के जो लोग थे, जो जिन्हें कुचला गया था, उन लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। विशेष करके बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास जो उन्होंने किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर इस प्रकार की सोच विकसित कर रखी है। इस प्रकार वे समाज में शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों का क्षरण कर उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। ज्योतिबा फुले ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शूद्रों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उनको शिक्षित करने का काम किया। अतः उन्होंने इसका जम करके विरोध किया था। नेक्स्ट है हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए पहला यहाँ पे क जो है लिखा है कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई और भूदेव यानी ब्राह्मण शर्मा गए। अब देखिए कि सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि जब से शूद्र जाति वाले लोगों ने शिक्षा के महत्व को समझ करके शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब से ब्राह्मण समाज का अंत हो गया। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। फिर जो है वो विद्या शूद्रों के घर चले गए, मतलब वो लोग जब शिक्षित हो गए,
आगे कहती है, आगे कहा गया है कि वेदों के नाम पर इन्होंने समाज के अन्य लोगों को दबा करके रखा, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब वेदों का महत्व समाप्त हो गए हैं। शूद्रों के पास ज्ञान की शक्ति देख करके ब्राह्मण समाज लज्जित हो गया है। जिसमें इतने वर्षों से उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखा था, अब वह उनका नहीं रहा। शिक्षा का अधिकार सबके लिए है और अब सब उनका फायदा उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। आप इस बात को स्पष्ट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सदियों से ब्राह्मण समाज ने शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी शोषण किया है। उन्होंने स्त्रियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया, पत्नी धर्म के नाम पर उन्हें गुलाम बना करके रखा। अतः शूद्रों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी अपने अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के लिए ब्राह्मण समाज के द्वारा फैलाई गई कुरीतियों के खिलाफ जो है वो विरोध करना चाहिए, वे तभी अपने अधिकारों को पा सकेगी। तो इस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले वाला जो चैप्टर था, जिसके जो प्रश्न उत्तर थे, हमने 10 प्रश्न किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सभी करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी अपने चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर हम करेंगे, हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी दोनों के। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है और आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारा नंबर है 9079622989 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।